एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज राधिका के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। मुंबई के बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में बारात इकट्ठा होगी। सबसे पहले साफा बांधने की रस्म निभाई जाएगी। इसके ठीक बाद मिलने की रस्म होगी। मिलने की रस्म के बाद रात 8 बजे वरमाला होगी, तो वहीं पर लग्न, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म रात 9:30 बजे से शुरू होंगी। शादी में शामिल होने के लिए मुंबई में उनके घर वेडिंग फंक्शन जोर शोर से चल रहे हैं। सभी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं मुंबई में। इस मौके पर फिल्मी हस्तियों से लेकर के नेता और विदेशी मेहमान के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुबह से ही अनंत राधिका की शादी को लेकर के अंबानी फैमिली में जश्न का माहौल है। अनंत अंबानी और राधिका की शादी में दुनिया के कोने कोने से आने वाले लोगों के लिए बेहद ही शानदार स्वागत की तैयारियां की गई हैं। तो सुबह से ही सभी का वेलकम बेहद ही शाही अंदाज में किया जा रहा है। आज अनंत अंबानी और राधिका दोनों ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अब से कुछ देर बाद ही सभी रस्म भी शुरू हो जाएंगी। रात 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब 7 फेरे होंगे और बाकी सभी रस्में भी होंगी। आपको बता दें कि ये शादी बेहद ही खास है। इसमें न केवल फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं बल्कि राजनेता भी पहुंच रहे हैं। विदेश से भी विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं। तो देखिए WWE के जॉन सीना भी पहुंचे हैं। अभी सुबह से ही हम देख रहे हैं तमाम दिग्गज, तमाम सितारे, विदेशी मेहमान मुंबई पहुंचने का सिलसिला सभी का जारी है और सभी का बेहद ही शाही अंदाज में स्वागत भी किया जा रहा है। फिलहाल जॉन सीना पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ सभी का वेलकम किया जा रहा है। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हर तरफ बस खुशी ही खुशी नजर आ रही है। आज अनंत अंबानी और राधिका के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही है। आज मुंबई में विदेशी मेहमानों का तांता लगा हुआ है। न केवल आपको बता दें कि इस शादी में विदेशी मेहमान या फिर फिल्मी सितारे ही पहुंच रहे हैं, मुंबई की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं, बल्कि राजनेता भी पहुंच रहे हैं। लालू यादव भी पहुंचे हैं मुंबई आज राधिका और अनंत की शादी में शामिल होने के लिए। लेकिन तो देखिए, जूनियर अंबानी की शादी में तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। अब आपको कुछ 4 तस्वीरें हम दिखाएंगे। ना केवल फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं बल्कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पहुंचे हैं। इनके अलावा इंटरनेशनल मॉडल किम कार्दाशियन भी पहुंचे हैं। अंबानी के खास मेहमान हैं ये सभी जो पहुंचे हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम भी पहुंचे हैं यूके के, टोनी ब्लेयर, सचिन तेंदुलकर, इंडियन क्रिकेट भी पहुंचे। ये 4 तस्वीरें फिलहाल मात्र एक झलक आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम दिग्गज है, तमाम हस्तियां हैं जो आज शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जब मुंबई में बेहद ही शानदार स्वागत किया गया था। सचिन तेंदुलकर पहुंचे हैं, लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे हैं। विदेशी मेहमानों का जिक्र किया जाए तो टोनी ब्लेयर भी पहुंचे हैं जो कि यूके के पूर्व पीएम है। तो तमाम आज मेहमान जो है वो मुंबई में पहुंच रहे हैं अनंत और राधिका की शादी का हिस्सा बनने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए। तो आज जूनियर अंबानी की शादी है जिसमें तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। बेहद ही शानदार स्वागत सभी का किया जा रहा है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें मात्र एक झलक है। ना केवल ये सभी 4 बल्कि तमाम दिग्गज है जो इस शादी का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। मुंबई के आज तमाम सभी बड़ी हस्तियां शादी समारोह में पहुंची। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब रिंग सेरेमनी हुई थी और आज की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद रस्म भी शुरू हो जाएंगे और शाम 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि रात 9:30 बजे 7 फेरे होंगे जब शादी के बंधन में राधिका और अनंत एक दूसरे के हो जाएंगे, शादी के बंधन में बच जाएंगे। आज सभी की निगाहें, सभी की नजरें टिकी हुई है राधिका और अनंत अंबानी की शादी पर। तो ये बेहद ही खास 4 तस्वीरें मात्र एक झलक है। इसके अलावा आपको बता दें कि
बॉलीवुड स्टार्स लगातार पहुंच रहे हैं। एंटीलिया के बाहर लाइटिंग भी की गई है, भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है। तो सिक्योरिटी टाइट इसलिए क्योंकि आज बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां शादी का हिस्सा बन रही हैं। विदेशी मेहमानों का सिलसिला भी लगातार जारी। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें वो दिखाई कि जब जॉन सीना भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर उनका वेलकम किया गया है। देखिए, एक आपको बात बताते हैं कि शादी में जो भी स्टार पहुंच रहे हैं, विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, राजनेता पहुंच रहे हैं, सभी का वेलकम हर किसी का अलग अंदाज में किया जा रहा है। और इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 25 जून 1975 को देश में लगा था आपातकाल। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है कि अब से इस दिन को बेहद ही अलग अंदाज में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की गई है कि 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। देखिए, 25 जून वो तारीख जब पूरे देश भर में आपातकाल लगा दिया गया था। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। ये मुद्दा भी बना और इस बार संसद में भी जोर शोर से ये मुद्दा गूंजा। अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है और कहा गया है कि 25 जून को हम अब एक दिवस मनाएंगे, जिस दिवस का नाम भी रख दिया गया है संविधान हत्या दिवस। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में आज के बाद यानी कि अगले साल से 25 जून को मनाया जाएगा। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर पोस्ट कर जानकारी भी साझा की है। 25 जून 1975 जब देश भर में आपातकाल लगा था। और देखिए, ये वो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं जो जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से। और ये वो पोस्ट जो गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है अपने एक्स पर। भारत का राजपत्र भी आपको दिखा रही है, जिसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है। इस बार हमने संसद में भी देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा गया था। 25 जून का जिक्र कर करके बार बार कि आपातकाल देश भर में लगा दिया गया था। वो काला दिन लगातार बीजेपी की तरफ से काला दिन कह करके कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था। और अब एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। हम लगातार आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो अमित शाह ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। और ये राजपत्र दिखा रहे हैं जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि अब से 25 जून का जो दिन है वो संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाया करेगा। आपको बता दें कि 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश में आपातकाल लगा दिया था, जिसका विरोध आज तक किया जा रहा है। और अब तक भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उस दिन को लेकर के उठाए जाते हैं। संसद में भी हमने देखा जोर शोर से मुद्दा गूंजा। और न केवल संसद में बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की गई थी। जब राहुल गांधी की तरफ से संविधान का जिक्र किया गया, उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। कहा कि वो पार्टी संविधान का जिक्र कर रही है, संविधान की बात कर रही है, जिन्होंने खुद एक समय पर 25 जून 1975 को देश भर में आपातकाल लगा दिया था। लोगों को उस वक्त कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा गूंजा। उसके बाद जब संसद सत्र की शुरुआत होती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्रों में भी ये मुद्दा गूंजता है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद भी बयान सामने आता और राहुल गांधी पर निशाना साधा गया था। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए, हमने लगातार देखा है कि संविधान के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी को घेरा जाता है। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक बार विस्तार से आप बताइए कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है।
देखिए, इस वक्त नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे हाथ में है और इस नोटिफिकेशन में सीधे तौर पर लिखा हुआ है और पहली पंक्ति में लिखा है, जबकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर जातियां और अत्याचार किए गए। और जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास है। मतलब सीधे तौर पर पहली अगर आप 4 पंक्तियों को पढ़िए तो ये बताता है कि आपातकाल किस तरह से भारत के लोकतंत्र की हत्या थी, संविधान की हत्या थी और आपातकाल को लागू किया गया था। जिस लोकतंत्र की, और खास तौर पर अब जब ये राजपत्र जारी कर दिया गया है, गजटेयर ऑफ इंडिया में इसको दर्ज कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब विपक्ष के ऊपर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा निशाना है कि जिस संविधान की आप बात करते हैं उस संविधान की हत्या तो आपने खुद की थी 1975 में। ठीक है, देखिए पीयूष, न केवल अब नोटिफिकेशन जारी किया गया, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि जब राहुल गांधी की तरफ से मंच पर संविधान की एक बुक लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जाता है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता है, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और तमाम बीजेपी के दिग्गज सामने आए और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उसके बाद लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद संसद में भी ये मुद्दा गूंजा और अब एक बार फिर से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है और सीधे तौर पर जिस तरह से विपक्ष संविधान की कापियां लेकर, अगर आपको याद होगा तो विपक्ष का पूरा कुनबा जो है वो संविधान की कापियों को लेकर पहुंचा हुआ था और संविधान की कापियों को लेकर संसद में दिखा भी रहा था और इस बात का जिक्र भी कर रहा था। लेकिन अब इस गजेटियर के आने के बाद जो 25 जून की तारीख है, जो काला अध्याय है भारतीय लोकतंत्र का, उस काला अध्याय को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और ये एक बहुत बड़ा हमला है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष के ऊपर और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल पीयूष, देखिए बहुत बड़ा हमला है, निशाना साधने की यहाँ पर सीधे तौर पर कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने आया, किसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई? अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अब प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो अब शुरू होगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस इसको लेकर लगातार और खास तौर पर जो आपातकाल है उसको लेकर हमेशा बचाव की भूमिका में नजर आई है। तो इस बार भी जो कांग्रेस है वो बचाव की भूमिका में कहीं ना कहीं नजर आती दिखाई देगी। देखिए पीयूष, हमने ये चीज भी देखी है, भले ही INDI ये गठबंधन इस बार मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जब जब ये मुद्दा उठता है, 25 जून की तारीख उठती है, तो विपक्ष की कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस से किनारा करते हुए भी नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गठबंधन में कहीं ना कहीं ऊंच नीच देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कांग्रेस पार्टी पर सीधा सीधा निशाना साधा गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बिजली के बड़े दामों को लेकर के संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी इस मसले को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी ने दिल्ली के ITO से शहीद पार्क तक दिल्ली सचिवालय में पैदल प्रदर्शन का ऐलान तक किया है। इसको लेकर के हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है वीरेंद्र सचदेवा ने, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, आज आपने प्रोटेस्ट किया था बिजली के दामों को लेकर, आगे क्या आपकी योजना है? देखिए, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डाल रही है। बिजली के जो बिल आ रहे हैं, पावर परचेस एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर दिल्ली को ठगा जा रहा है। 37.75% का टैक्स लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ पेंशन ट्रस्ट के नाम पर 7% का ट्रस्ट चार्जेस लगा दिए। अगर किसी व्यक्ति का 3,000 रुपये का बिल है तो उसमें 1,400 रुपये सिर्फ ये चार्जेस हैं जो दिल्ली की सरकार और बिजली कंपनियों की साठगांठ के कारण उनकी जेब में जा रहा है। दिल्ली की जनता इन चार्जेस को क्यों भुगते? हमारा सीधा सा एक सवाल है। इसलिए हमने मांग की, आज हमने विरोध प्रदर्शन किया और मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार को PPAC चार्जेस हटाने पड़ेंगे। 2014 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति का शासन था, पीयूष गोयल हमारे ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने PPAC 0 कर दिया था, कोई चार्जेस नहीं, 1 साल तक हमने नहीं लगने दिया था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, 1, 2, 7% कहते कहते ये इसको 45% तक लेके जा रहे हैं और अभी फिर 8.75% बढ़ाने के ऑर्डर करती हैं।
तो दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। पहले शराब नीति बनाने में चोरी की और अब चोरी छुपे बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं। सर एक खबर आम आदमी पार्टी से और थी आज पूरे दिन भर, जैसे खबर सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल को लेकर आए इंटरिम बिल्स, आम आदमी पार्टी खुश थी। अंतरिम बेल का मतलब आप चोर नहीं है ये नहीं होता, आप अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। और जो नेता खुश हो रहे हैं उस अंतरिम ऑर्डर के आदेश को पढ़ लें एक बार, जो अंतरिम बेल मिली है। उसमें केजरीवाल से कुछ सवाल किए गए हैं कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई साइन नहीं कर सकते, आप कार्यालय नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में ये काम नहीं कर सकते। तो फिर हमारा एक सवाल है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकता तो उसे मुख्यमंत्री के रूप में वेतन भत्ते और सरकारी सुविधाएं लेने का अधिकार है। सरकारी गाड़ी और जिस राजमहल में आप बैठे हैं जनता के टैक्स के पैसे से, उसमें आपको रहने का अधिकार है। अगर नैतिकता नाम की कोई चीज़ है तो अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और कोर्ट ने भी आज इशारों में बात कही है कि आपको रहना है या नहीं रहना है, निर्णय आप करें। तो अगर आप समझदार हैं, अगर हैं तो आपको खुद निर्णय करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।